आइए आज भारत की कृषि की उस शानदार कहानी को समझते हैं जिसने सिर्फ 100 सालों में देश की खाद्य सुरक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कभी सोचा है कि कोई देश 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का पेट भरने का इंतजाम आखिर करता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ खेतीबाड़ी में नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पूरे 100 साल की प्लानिंग और एक एक करके बनाए गए संस्थानों की कहानी में छिपा है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 खास दौर में बांट कर देखेंगे। पहले, वो समय जब नींव रखी जा रही थी। फिर आया एक बड़ा संकट और देश ने उसका सामना कैसे किया। इसके बाद आता है वो मशहूर दौर जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। और आखिर में जब बड़ी कामयाबी मिल गई तो उसे संभालने का दौर शुरू हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस जमाने में जब भारत में खेती को एक नए वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश बस शुरू ही हो रही थी। इस पूरी कहानी में जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम पत्थर रखा गया वो था साल 1905 में। इसी साल बना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं। समझिए, ये वो पहली ईंट थी जिस पर आज की पूरी इमारत खड़ी है। और IARI की स्थापना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। देखिए, 1906 में जंगलों पर रिसर्च के लिए संस्थान बना, फिर 1912 में गन्ने की खेती को बेहतर बनाने के लिए, 1923 में डेयरी सेक्टर की बारी आई, मतलब हर जरूरी चीज के लिए एक खास इंस्टीट्यूट। और फिर 1929 में इन सबको एक छतरी के नीचे लाने के लिए बनाया गया ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका काम था इन सब में तालमेल बिठाना। तो अब देखिए, रिसर्च तो हो रही थी, लेकिन वो लैब से खेतों तक कैसे पहुंचेगी, यही अगला कदम था। 1935 में बाजार की देखरेख के लिए एक सिस्टम बना और साथ ही इंडियन फार्मिंग नाम की एक पत्रिका शुरू हुई। मकसद, जो भी नई जानकारी है, जो भी नए तरीके हैं, वो सीधे किसानों तक पहुंचे। सब कुछ एक दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक मोड़ आया। एक ऐसा संकट जिसने प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब रिसर्च से ज्यादा जरूरी हो गया था बस जिंदा रहना। वो साल था 1943, एक ऐसा साल जिसने भारत की कृषि के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं बंगाल के उस भयानक अकाल की, एक ऐसी तबाही जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इस त्रासदी के बाद बस एक ही लक्ष्य सबसे ऊपर था, सबसे जरूरी था, खाद्य सुरक्षा। मतलब देश के हर इंसान तक खाना पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस संकट से निपटने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। 1942 में ही एक अलग खाद्य विभाग बनाया गया। फिर 1957 में मक्के जैसी अहम फसल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1958 में बना नाफेड, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही बाजार मिल सके। और 1960 में देश को मिला पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पंतनगर में। और ये जो सारी मेहनत हो रही थी, ये जो एक एक करके संस्थान बन रहे थे, ये सब मिलकर एक जमीन तैयार कर रहे थे, एक ऐसी क्रांति के लिए जिसने भारत की किस्मत ही पलट दी। जी हाँ, अब हम आ पहुंचे हैं हरित क्रांति के दौर में। इस क्रांति के सफर में साल 1965 को हमेशा याद रखा जाएगा। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर 3 कितने बड़े और जरूरी संस्थान बने। देश भर में अनाज के स्टॉक को संभालने के लिए FCI, दूध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए NDDB, और ये पक्का करने के लिए कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, CACP। तो ये सब तो था सिस्टम बनाने का काम, लेकिन क्रांति आई कैसे? वो आई विज्ञान की मदद से। और इस विज्ञान का नाम था HYV, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज। ये कोई आम बीज नहीं थे, ये ऐसे बीज थे जिन्हें लैब में तैयार किया गया था, और इनकी खासियत थी कि ये पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते थे। सच में एक गेम चेंजर। तो सवाल उठता है कि इन बीजों में ऐसा क्या खास था? देखिए, जो हमारा पारंपरिक गेहूं का पौधा होता था वो काफी लंबा होता था और हवा चलने पर आसानी से गिर जाता था, मतलब फसल बर्बाद। लेकिन ये जो नए बीज आए, इनसे उगने वाले पौधे छोटे थे, मजबूत थे, और सबसे बड़ी बात, इनमें दाने कई ज्यादा लगते थे और ये जल्दी भी पक जाते थे। मतलब हर तरह से फायदा। अब जब क्रांति शुरू हो चुकी थी तो उसे आगे बढ़ाने और बनाए रखने की जरूरत थी। तो इकोसिस्टम को और भी मजबूत किया गया।
1972 में ICRA सेट बना ताकि सूखे इलाकों में भी अच्छी खेती हो सके। 1975 में पहला ग्रामीण बैंक खुला ताकि किसानों को खेती के लिए आसानी से पैसा मिल सके। और 1979 में आया लैब टू लैंड प्रोग्राम, जिसका सीधा मकसद था कि लैब में हो रही रिसर्च खेतों तक पहुंचे। तो अब तक देखिए, देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। लेकिन अब एक नई तरह की चुनौती सामने थी। चुनौती थी इस सफलता को संभालने की, और जो नई थोड़ी और मुश्किल परेशानियां आ रही थीं उनसे निपटने की। और इसी नए दौर का एक बहुत बड़ा संकेत था साल 1982 में नाबार्ड का बनना। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये खेती और गांव के विकास के लिए पैसे के लेन देन को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था थी। कह सकते हैं कि ये आधुनिक खेती की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी थी। 80 का दशक वो समय था जब खेती का मतलब सिर्फ गेहूं चावल नहीं रह गया था, दायरा बहुत बढ़ गया था। देखिए, फलों और सब्जियों के लिए बागवानी बोर्ड बना, सूखे इलाकों में खेती पर और रिसर्च के लिए एक नया इंस्टीट्यूट आया, देश के कृषि उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए एक अथॉरिटी बनी, और किसानों को नई नई बातें सिखाने, उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया। और अगर हम हाल के कुछ दशकों को देखें तो फोकस और भी बदल गया है। अब जोर है टेक्नोलॉजी पर, बेहतर पॉलिसी बनाने पर और ऐसे इनोवेशन पर जो सीधे सीधे किसानों के काम आए। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसी नई सोच को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी क्या है? ये कहानी है एक लंबी, सोची समझी और लगातार की गई कोशिश की। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। रिसर्च की नींव रखने से लेकर एक एक करके सही संस्थान बनाने तक इसी मेहनत ने भारत को एक खाद्य सुरक्षित देश बनाया और सही मायनों में देश की तकदीर बदल दी। तो पिछली एक सदी के इनोवेशन ने तो भारत की खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल कर दिया, पर अब कहानी आगे बढ़ चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज जैसी नई और बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो अगली सदी के इनोवेशंस को किन मुश्किलों का सामना करना होगा? भविष्य की खाद्य सुरक्षा किन नई तकनीकों पर निर्भर करेगी?